तुम्हें उनके होने से फ़र्क पड़ रहा है, मैं जानता हूँ। मज़ीद आगे बढ़ते अरहाम खानज़ादा ने अपने नरम हिसार में कैद किया तो वह अपना सर उसके सीने से टिका गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अरहाम, हालांकि मुझे आप सब ने बेपनाह प्यार दिया है, लेकिन ये भी सच है कि माँ जिंदा नहीं थी तो मुझे सब्र आ गया, लेकिन अपने जिंदा बाप पर कैसे सब्र करूं। फुट फुट कर रोते वो उसका गिरबान अपनी मुट्ठियों में दबोचे हुए थी। तुम रोना चाहती हो, अपना दिल हल्का करना चाहती हो तो कर लो, अच्छा है, दिल का गुबार छटेगा। उसका सर चूमते अरहाम खानज़ादा नरमी से उसकी पुश्त लाता उसे खुलकर रोने की वजह दे गया था तो वो खुलकर ही रोई थी। मैं इतनी बुरी हूँ अरहाम कि मेरे बाबा ने कभी पलटकर मुझे देखा तक नहीं। मुकाबिल के सीने से चेहरा निकालते उसने हिचकी भरी थी। मेरी दानीन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। उसने झुककर बारी बारी उसके नाम सुर्ख पड़ती आंखों को चूमा था। सच में वो अब भी बेयकीन थी। जबी अपनी हसीन आंखों को फैलावे हैरानी से सवाल करती। मुकाबिल का दिल धड़का गई थी 100% से ज़्यादा सच। उसके लहजा जज्बात की रो में भारी होकर गंभीर हुआ था। आप तो हर वक्त मुझ पर ही बरहम ही होते रहते हैं, कभी तो प्यार किया ही नहीं, तो मैं क्यों आपकी बात का यकीन करूँ। रूठीपन से कहती हुई वो उससे अलग होने लगी थी कि मुकाबिल ने उसकी पुष्ट पर दबाव डालते उसी अपनी समत खींचा तो वो सीधा आकर उसके वजूद का हिस्सा बनी थी। क्या कर रहे हैं। मुकाबिल की हरकत पर वह सुर्ख नारी होती हुई बुरी तरह से बौखला गई थी। तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, शौक भरी संजीदगी से कहते वह दानीन की जान हवा कर चुका था। दानीन उसे देखे जा रही थी और आंखें सुर्ख गुलाल की तरह दस्तों की बेबाकियाँ उसे बौखलाए दे रही थी। वो तो पूरी तरह से पछताई थी। मुकाबिल से शिकवा करके, प्लीज़ अरहा, मुझे यकीन आ गया है, प्लीज़ मुझे मज़ीद यकीन दहाने की ज़रूरत नहीं। वो पल में रूहानी हुई तो मुकाबिल को उसकी पतली हुई हालत पर रहम आ गया था। वो उसके वजूद में सिमटी थर थर काँप रही थी। इतनी जल्दी यकीन आ गया मेरे प्यार पर, अभी तो मुझे जिंदा तुम्हारे यकीन मज़ीद तुम्हारे यकीन तुम्हें लौटाना था। वो अभी उसे तंग करने से बाज नहीं आया था तो वो उसके कुशादा सीने पर हाथ की मुट्ठी बनाकर मार गई थी और उसके हल्के फुल्के मार का असर कहाँ होना था। मुकाबिल पर उल्टा मार खाकर अरहाम का दिलकश कहका फिजा में घुल गया था। अपने मिजाजी खुदा से उसे कभी ये शिकवा नहीं करते मेरी जान कि वो प्यार नहीं करता, वरना नताज उससे भी खतरनाक हो सकते हैं। उसे यूं ही अपनी बाहों में भरकर गोद में उठाते वह अंदर की जानिब कदम बढ़ा गया था तो दानीन ने दिल ही दिल में तौबा की थी। उसे कहाँ इल्म था कि मुकाबिल इस कदर बेबाक हो सकता है। उसने हमेशा उसका सड़रूप ही देखा था जो उस पर भारी पड़ता था, लेकिन अब जो उसका रोमांटिक मूड नजर आया तो वो उसकी जान ही निकाल दी छोड़ी थी मुकाबिल ने। फिर मगर वो फिर भी खुश थी कि दिल पर मोहब्बत ने डेरा जमा लिया। दिल का गुलिस्तान महकने लगा था। एक दूसरे में गुम वो दोनों करके अंदरूनी हिस्से की जानिब गायब होते इस बात से अनजान थे कि उन्हें कोई भस्म करती आंखों से देखे जा रहा था। तुम्हारी कज़न तो काफ़ी बोल्ड है, मज़े हैं भाई दोनों के। क्या रोमांटिक सीन दिखाया है तुम्हारे सड़ू कज़न ने। वैसे इनकी दबंग शख्सियत को देखकर लगता नहीं कि वो इस कदर रोमांटिक बंदा भी हो सकता है। टोनी सैरिश के साथ ही खड़ा इस मंजर को देखता मानी है जिससे गोया हुआ तो सैरिश ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। और हम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस दानीन ने या किसी और ने भी इस बीच आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आग उगलते लहजे में बोलती वो टेरिस की रैकिंग पर जोरदार हाथ मार गई थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, देखा नहीं कैसे अरहाम खानज़ादा उस पर लड्डू उस नाज उठा रहा था। टोनी के हंस कर कहने पर उसकी नफरत से सर झटका था। वो बस एक मर्द है, उसे अदाएँ दिखाए तो वो कब माइल हो ही जाता है। वो भी बस थर्ड क्लास अदाएँ दिखाकर फ़ौरन ही मुकाबिल को फंसा चुकी थी। लेकिन मुझे इस जाल को काटना भी अच्छे से आता है। हकारत भरे अंदाज में बोलते वो गुस्से से उस जगह को घूर रही थी जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों बैठे हुए थे। अरहाम खानज़ादा ऑफिस से लौटा तो गुलनार बेगम के साथ बैठी दानीन का मुंह लटका हुआ था। देखकर वो सलाम करता हुआ सीधा उसके पास ही चला आया था, वरना तो वो सलाम करके पहले ही हाथ बात लेकर चेंज करने गया था। दानीन चूँकि उसकी मम्मा के साथ बैठी थी तो वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। हाँ भाई, क्या मसला है मिसिस, आपके हसीन चेहरे पर तफक्कुर की काली बदली क्यों चाहिए। संजीदगी से गोया होते उसने टाई की नॉट ढीली करते हुए गोट उतार कर सोफे की हत्ती पर रख दिया था। मेरा कल बहुत अहम टेस्ट है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार इस सवाल को सॉल्व करती हूँ लेकिन हर मरतबा आंसर गलत निकल आ रहा है। मुंह बसोरे उसने अपनी परेशानी मुकाबिल को गोश गुजार की तो वो उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनता कफ लिंक्स निकाल कर टेबल पर रखता अपने कफ फोल्ड करने लगा था। और इस दौरान गुलनार बेगम उठकर किचन की जानिब चल दी ताकि पुरतकल्लफ चाय का इंतज़ाम करने का बोल सके, क्योंकि पढ़ाई की टेंशन की वजह से दनी ने दोपहर में लंच भी बराए नामी किया था और कुछ उनकी प्राइवेसी के ख्याल से भी उठकर आ गई थी। वो टिपिकल सासों की तरह सोच नहीं रखती थी। उनके नज़दीक बहू बेटे की मोहब्बत ही
घर की खुशहाली की वजह थी। वो तो चाहती थी कि वो दोनों हमेशा यूं ही मोहब्बत से जुड़े रहें, जो रिश्ता उनकी ख्वाहिश पर जुड़ा हुआ है। और अब इस रिश्ते में उन्हें मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। वरना तो उन्हें बस फिक्र ही खाया रहती थी कि, लेकिन अब वो टेंशन फ्री हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुकी थी। मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ। अपनी मम्मा के मंजर से हटते ही सारे जहाँ का प्यार लहजे में समय उसने तनीन को अपने पास बुलाया, तो वो भी पेन रजिस्टर्ड और बुक मेज़ पर से उठाते हुए उससे थोड़े फासले पर होकर झिझकती हुई बैठी थी। अब तक वो उसकी परसों वाली रात वाली बेबाकी नहीं भूली थी। वो बेशक शराफत का मुजाहरा करते हुए उसे गोद में उठाकर कमरे तक छोड़ गया था, लेकिन इससे पहले कि जो उसने अपना इस्तेमाल करते उसके होश उड़ाए थे, वो जब भी मुकाबले से कतराई और नजरें चुराए हुए थी। करीब तो आओ, इतनी दूर मैं कैसे समझाऊं तुम्हें समझ आएगी। बोलने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाया और उसके पहलू पर गिरफ्त जमाकर उसे खुद के करीब लाते हुए उसे बौखलाने पर मजबूर करता। अगले ही लम्हे बेनियाज होता रजिस्टर कोर्ट में रखकर पेन दांतों में दबाने लगा था कि दानी ने सूरत से उसके हाथ से पेन उचक लिया, तो मुकाबिल ने उसे सवालिया अंदाज में देखते उसकी हरकत की वजह से दरियाफ्त की थी। दरअसल ये पेन मेरे मुंह का है। तो गिस्यानी सी होकर वो अभी बोल ही रही थी कि इसी पेन को मुकाबिल से उच्च कता अरहाम अपनी अनाबी लबों के बीच दबा गया, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क न पड़ता हो, जबकि वो मुकाबिल की हरकत शर्म से पानी पानी हुई थी। पेज नंबर बताओ, उसके सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए मुकम्मल संजीदगी भरे अंदाज में आ चुका था, जिसकी वजह से अपनी शर्म भरी झिझक एक तरफ रह गई थी। पढ़ाई पूरा हाल अभी ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना पूरी क्लास के सामने बेइज्जती पक्की हो जानी थी। अरखाम उससे पूरी दिलजमी से सवाल का जवाब समझा रहा था, तो वो भी पूरी तवज्जो से उसे पढ़ रही थी। हाय, मैं कब से इस सवाल को लेकर हलकान हो रही थी। आपने मिनटों में न सिर्फ इसे हल कर दी, बल्कि मुझे इतने अच्छे से समझाया कि मैं बआसानी अब सारे क्वेश्चन हल कर पाऊंगी। जो जिस बात से कहती वो अरहाम से निपट गई थी, तो वो हंसकर उसके सर पर चिपत लगा गया था। वो उसकी दोनों को आपस में बैठकर हलकान मत हुआ करो मेरे होते हुए। अगर तुम परेशान होगी तो यह अरहाम खानज़ादा के लिए शर्म से डूब जाने का मुकाम है। कोई भी परेशानी या मसला दरपेश हो तो फ़ौरन मेरे पास चली आया करो। अपने होने का मान बख्शते उससे झुककर तनीन का माथा चुमा तो वो सरशार से मुस्कुरा दी थी। पहले आप खड़ूसनुमा जल्लाद थे तो मुझे आपसे डर लगता था, लेकिन अब वो एक नरम एकदम बोलते हुए खामोश हुई तो मुकाबिल के दिल को बेचैनी लाक हुई थी। अब क्या बोलो ना, बताओ, अब बात मुकम्मल करो यार, मुझे उलझन होती है तेरी बातों से। मुकाबिल उस लम्हे पूरी तरह से झिंझलाकर तो उसकी कैफियत से हिज उठाती सूरत से दौड़कर वहाँ से जाने लगी थी कि मुकाबिल उसके इरादे भामता हुआ सूरत से उसे काबू करते हुए उसे गुदगुदी शुरू कर चुका था। वो सुनना चाहता था कि वो क्या कहना चाह रही है। अल्लाह अरहम बस करें, वो बुरी तरह से मचलती हंस हंस कर पागल हो रही थी। बात मुकम्मल करो पहले। उसकी आंखें दिखाने पर वो बुरी तरह से पछताई थी। जल्लाद को छेड़कर मगर अब मरती क्या ना करती वाला सीन था कि अब आप कुछ स्वीट हो गई हैं। अब खुश नाक चढ़ाकर वो उसके हिसार में कैद अपनी आंखों में नमकीन हफी भरे इसे देखने लगी, तो अरहम ने झुककर उसकी नाक को दांतों में दबा दिया था, जिस पर वह दर्द के मारे चीख पड़ी थी। हाय सालिम, काटेंगे खाएंगे क्या? उसके चौड़े सीने पर अपने चूड़ियाँ से भरा हाथ मारते वो दुहाई दे रही थी। कब से चौखट पर खड़ी सैरिश की हरकतों पर अपना हों जलाती बोल पड़ी थी। तुम्हारे तो ऐश है भाई, ऐश। सैरिश के तंज में डूबी आवाज़ पर उन दोनों की गर्दनें पिछली जानिब घूमी थी, जहाँ सैरिश आंखों में हसद के जज्बात लिए तनीन को देख रही थी। तुम मुझसे बात कर रही हो? उसका अंदाज इन दोनों को ही नागवार गुजरा था। इससे पहले कि अरहाम ज़्यादा अच्छे से उसकी इज्जत अफजाई करता, तनीन बोल पड़ी थी। उठी और अपनी जगह से अब भी नहीं थी, जबकि अरहाम खानज़ादा उसे बोलते देखकर गुस्से में लप पीच कर खामोश हो गया था। तनीन को भी वो अच्छे से चाहता था। अब उसने खुद ही मुकाबिल से निपट लेना था। जब भी वो बेफिक्री से अपना फ़ोन कोट की पॉकेट से निकाल कर बैठ गया था। हाँ, तुम ही से कहा मैंने, सुना नहीं तुमने? तनीन के तुर्श सवाल पर जवाब सैरिश का अंदाज भी कटीला हुआ था। तो मैडम, मेरे ऐश करने पर तुम क्यों चल बुन रही हो? तुम बहन भाई और तुम्हारी माँ मेरे बाप की कमाई और मोहब्बत पर एक मुद्दों से ऐश करते आ रही हैं। मैंने तो कभी तुम्हें ये ताना नहीं दिया, हालांकि मैं इस बात को कहने का पूरा हक रखती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे हिस्से का प्यार समेटा और मेरा हक खाया है। तनीन बोलते उसे कम नहीं ज़्यादा ही थी। जब भी उसे इसी के अंदाज में जवाब देती, सैरिश का अच्छे से दिमाग दुरुस्त कर गई थी, जबकि इस दौरान अरहाम बेनियाज अपने फ़ोन में मगन हो चुका था। तुम बेइंतहा
वो गुस्से में बल खाती बोल रही थी कि तनीन ने उसकी उसकी बात उचक ली। जानती हूँ मैं बेइंतहा खूबसूरत हूँ, इतनी सी बात बताने के लिए तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। तनीन ने गोया इस मरतबा उसके उसके जले दिल पर अच्छे से नमक पाशी की थी तो वो लापरवाह बनकर बैठे हंसी दबाए अरहाम खानज़ादा को देखकर पाँव पटकती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि तनीन खुद को हल्का महसूस करती मज़े से मुकाबले की गोद से रजिस्टर उड़ाती पक्के सवालात सॉल्व करने लगी थी कि इतने में मुलाजमा गुलनार की मैयत में मुलाजमात पर ही ट्रेली सीटती चली आई थी। पहले पेट पूजा फिर काम तुझा। गुलनार बेगम की चहकती आवाज़ पर वो झटपट अपनी चीज़ें साइड पर रख गई थी। उसे आई आई लव यू फूफो, वो सच बड़ी भूख लग रही थी। तेज़ी से उठकर गुलनार बेगम का गाल चुभती वो अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करती वापस अरहाम के पहलू में ही बैठ गई थी, जबकि वो हंसकर खुद भी अपनी छोड़ी जगह पर बैठ गई थी। कभी ऐसी वालहाना मोहब्बत का इजहार अपने मुजाजी खुदा से भी कर लेकर यकीन जानो तुम्हें स्वाब ही मिलेगा। फिर भरपूर भरपूर संजीदगी से कहते वो आगे बढ़कर अपनी प्लेट में अपनी पसंद की खाने की चीज़ें रखने लगा था, जबकि वो बेचारी इस कदर बेबाक शिकायतें फरमाइशी सुनते अंगश्त बेदांग हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ तनीन तड़फन करती लाउंज में दाखिल होती, हाथ मार कर कार्नर पर रखा गुलदान ज़मीन बोस कर गई थी। ये क्या बदतमीजी है सैरिश वज़ीर साहब। इसकी हरकत पर हम हुए तो नगार बेगम ने सैरिश को आंखें दिखाकर काबू में रहने का इशारा दिया था, जिसे वो नज़रअंदाज कर गई थी। बदतमीज़ मैं नहीं, आपकी वो सो कार्ड बेटी है। जाहिल को बात करने की तमीज़ तक नहीं। मुझे भाई और मम्मी को ताने मार रही थी कि हमने उसका हक खा लिया, और ख़ुद वो क्या कर रही थी, क्या कर रही है। कभी अरहाम की बाहों में झूल रही होती है तो कभी उसकी गोद में बैठी होती है। कभी देखिए आप अपनी बेटी के काले करतूत देखकर शर्म से सर झुक जाएगा। बगैर किसी लिहाज के जो उसके मुंह में आया था पकती गई थी, जबकि तैश के अल में वज़ीर साहब का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। ज़ुबान संभाल कर बात करो, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। इन्हें सैरिश के मुंह पर तनीन के लिए की बकवास थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो वो बुरी तरह से भड़क उठे थे, खड़े हुए थे, जबकि निगार बेगम घबरा कर खुद भी साथ ही उठी थी, जबकि वो अपने डैड का बेपनाह गुस्सा देखकर एक लम्हे को घबरा कर खामोशी हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आएगा। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की, बाप के सामने बात तक करने की तमीज़ नहीं है इसमें, जो मुँह में आए बस बकवास कर रहे। वह निगार बेगम की जानिब पलटते बुरी तरह से ज़िंदगी में पहली मरतबा उन पर भड़के थे। बाप के सामने खड़ी अपनी बहन की किरदार कशी कर रही है। अफसोस हुआ मुझे आज ये जानकर कि तुम अपनी बेटी को इहलाक तक नहीं सिखा सकी। लानत है इसकी ज़िंदगी। बेरगमा गुस्से की मेरी जुड़ी कैफियत में बोलते वो शदीद इश्ताल में मुब्तला तेज़ी से वहाँ से निकलते चले गए थे। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी बीवी ने उसकी बेटी की तरबियत कैसी की है। तो सैरिश ने गुस्से से दूसरा डेकोरेशन पीस भी हाथ मारकर ज़मीन पर फेंक दिया था। जिस बेटी को कभी पलट कर नहीं देखा था, उस बेटी के लिए बड़ी मोहब्बतें उमड़ रही हैं। गुस्से में पागल होते हुए उसने अपने बाल नोचे थे। बस करो सैरिश, क्या पागल होगी। निगार बेगम ने उसे मुश्किल संभाल कर सोफे पर बिठाया था। और वो जानती थी इस लड़की ने मुझे अरहाम के सामने बेइज्जत किया ना, तो अब मैं उसे सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करूंगी। किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं डैड की इस सो कॉल्ड बेटी को दिखाऊंगी, डैड को उनकी लाडली बेटी के काले करतूत। निगार बेगम के गले लगी वो गुस्से से बिल्कुल आपे से बाहर हो रही थी। निगार बेगम उसे समझाती रहेगी तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन अब प्लीज़ संभालो खुद को। कल तुम्हारा भाई आ रहा है, इतनी बड़ी पार्टी है घर में, तो जो तुम पार्लर जाओ, बल्कि मेरे साथ चलकर कुछ सर्विसेज ले लो। यहाँ आकर तो तुम्हारी स्किन रफ हो गई है और बाल देखो कैसे बेजान हो रहे हैं। वो अच्छे से जानती थी कि इसका दिमाग कैसे सही समात लाना है। जब भी वो उसे बिला फुसला कर अपनी बातों में लगाते उसे पार्लर जाने के लिए रेडी भी कर चुकी थी और उसे पार्लर से ट्रीटमेंट करवाना था। चारकोल ब्लू पार्टी सूट में पिस्टल शर्ट पहने वो खुशबुओं में बस अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ मुकम्मल रेडी था। चमचमाते शूज़ और मजबूत कलाई में महंगी तरीन रिस्ट वॉच। अपनी कीमत आप बता रही थी। जेल से ऊपर सिमटे बाल और ट्रिम की गई शेव उसकी शार्प लुक को मज़ीद उभार रही थी। उसने अपने आप को आईने में देखा और मुतमिन होते ही अपने मोबाइल नपल करते हुए कमरे से निकलने लगा था। पहले तमाम इलेक्ट्रिक बटन्स बंद करना नहीं भूलना था। आपकी बहू बेगम कहाँ है? नीचे लाउंज में अपनी मम्मा को तन्हा इंतज़ार में बैठा देखकर भी उसकी बेताब नज़रों ने उसके चेहरे को तलाशा था, जबकि उसकी कैफियत को भांपते वो खूबसूरती से मुस्कुराती थी। वो खुद भी इस वक्त नेवी ब्लू साड़ी में मलबूस बेहद प्यारी लग रही थी। पार्टी का थीम कलर
ही ब्लू था। लो आ गई मिसिस अरहाम। सामने जीने उतरती तनीन को देखकर वो शरारतन गोया हुई तो तेजी से उसकी नज़रों की ताकत में पूरी तरह से पट्टा और फिर साकत रह गया। नेवी ब्लू कलर की साड़ी में उसका सरापा कुंदन की तरह झिलमिला रहा था। साड़ी पहनकर उसने खुद पर अच्छे से शाल सेट कर रखी थी। गले में बेश कीमती नेकलेस था तो कानों में नेकलेस के मैचिंग बुंदे थे। इस कलाई एक कलाई में भर भर कर कांच की चूड़ियाँ थी तो दूसरी कलाई में अरहाम के निकाह के वक्त गिफ्ट किए बेश कीमत और खूबसूरत कड़े पहने हुए थे। हील उसने मुनासिब पहनी थी। लाइट मेकअप किए बालों को स्टाइलिश चोटी में कैद करते हुए उसने ताज़े मोती अटकाए गए थे जिसकी भीनी भीनी खुशबू उसके करीब आने पर महसूस होने लगी थी। नीली आंखों में ढेरों काजल डाले शायद वो आज उसके दिल का कत्लेआम कहीं कर चुकी थी। माशाल्लाह बेसाख्ता उसके लबों से ये अल्फाज निकले थे और साथ ही उसने आगे बढ़कर पूरे हक से उसके सर चूम गया था और उसकी ये सारी शॉपिंग बजाते खुद अरहाम खानज़ादा ने की थी। उसे इलम था कि तरीन को साड़ी पहनने का बहुत शौक है। बस इसी खातर वो उसके लिए साड़ी लेकर आया था लेकिन इस साड़ी में कहीं भी उसका वजूद का हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा था। बस करें अरहाम, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुकाबिल की वरफ्तगी भरी नज़रों से घबरा कर वो बोल पड़ी तो वो हंसकर अपने बालों में हाथ फेर गया था। आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया है तो क्या हम पार्टी में चले? गुलनार बेगम के अंदाज में शरारत भरी छेड़ महसूस करते हुए जिन्हों कर तेजी से उनके करीब बढ़ गई थी जबकि तनीम की हिया पर वो बारिशत के गया था। सच कहा किसी ने, औरत बेरंग पानी जैसी होती है और उसमें जिस रंग का पानी डालो उस रंग में रंग जाती है। अरहाम की ये बात दिल में ही सोच सका था। शुरू में वो किस कदर ज़िद्दी और हर तरह बन जाती थी लेकिन ऐसा ऐसा वो अरहाम की मोहब्बत और तवज्जो पाते ही उसके रंग में रंगने लगी थी। अब सही मानी में वो मिसिस तनीन खानज़ादा बन चुकी थी। उसके रंग में रंगी दुनिया की हसीन तरीन औरत। पार्टी का थीम ब्लू था तो पार्टी की सारी तैयारी फुल सेट की गई थी। नगार बेगम बड़ी शान से सब रिश्तेदारों से अपने बेटे को मिलवा रही थी जो स्काई ब्लू 2 पीस में मलबूस हैंडसम लग रहा था जबकि सैरिश स्काई ब्लू मैक्सी में मलबूस पार्लर से रेडी होकर आई थी। मैक्सी की स्लीव्स गायब थी। पिछला गला तो खैर काफ़ी डीप था ड्रेस का लेकिन शुक्र था कि अगला गला इस कदर डीप नहीं था लेकिन बहरहाल डीप गला ही था, मामूली ही सही लेकिन इसकी निस्वानी खूबसूरती को जाहिर कर रहा था। अपनी वेवी स्टाइल में कटिंग हुए बालों में उंगली चलाते वो एक अदा से सबसे बेनियाज मस्टोनी के साथ लगी हुई थी। उसे बस अरहाम का इंतज़ार था और फिर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो अपनी फैमिली के साथ सामने से पुरवकार अंदाज में चला आ रहा था। उनके आते ही सबकी नज़रों का मरकज़ दानीन और अरहाम खानज़ादा ही बन चुके थे। वो साथ साथ किस कदर मुकम्मल लग रहे थे कि सारी चलकर कोयला हुई थी। वो देखकर इन दोनों को हैरान हो रही थी। आखिर वाह, ये लड़की तो बला की हसीन है। साड़ी जैसे लिबास में एकदम सीप में छुपे मोती की तरह लग रही है। टोनी ने बेसाख्ता किए गए इस इजहार ख्याल पर सैरिश ने उसकी कमर पर एक थप्पड़ मारा था तो बुरी तरह से उछला था। क्या है, अब बंदा तारीफ भी ना करे नहीं कर सकता। वो बुरा मुंह बनाते हुए उसके करीब से हट गया तो वो भी सर झटकती और हमसे मिलने के लिए आगे बढ़ गई थी। हेलो हैंडसम, यूँ लग रहा है कि पार्टी में झांसी आ गई है। और उसके बेबाकी से देखने और बोलने के अंदाज पर अरहाम खानज़ादा के चेहरे के वजी नकुश तन गए थे। गुलनार बेगम तो तनीन को लिए अपने ख़ानदान के अफराद से मिलने आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ सिर्फ वो ही ठहर गया था। एक ज़रूरी मैसेज का रिप्लाई दे रहा था वो। मुझे इतनी बेतकल्फ़ी पसंद नहीं, अपनी हदूद में रहो। उसके खुश्क लहजे पर सैरिश की मुस्कान सिमटी थी। मुकाबिल ने एक नज़र के बाद उसे देखना भी पसंद नहीं किया था हालांकि वो काफ़ी हसीन लग रही थी। अब उसे अपनी तैयारी अवगारत होती महसूस हुई थी। उसे समझ आ रहा था कि वो कुछ भी कर ले मुकाबिल उसे मुतासिर होने वाला नहीं। यही बात उसे जलाकर रख रही थी। उसमें क्या कमी थी जो उस पर एक नज़र तक नहीं डाल रहा था जबकि तरीन के साथ वो खुली किताब बन जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, आपको बस एक ही साथ ही बेतकल्फ होना पसंद है और एक ही बेतकल्फ़ी पसंद है। जवाबन सैरिश के बोलने के अंदाज में तंज गुला था। वो जल रही थी। यही जलन लबों से अल्फाज की सूरत में अदा हुई। तुम ठीक समझ रही हो, मुझे बस एक ही ज़ात में दिलचस्पी है और तुम वो ज़ात शरीफ हरगिज़ नहीं हो। वो सर्द लहजे में उसे बावर कराते आगे को बढ़कर गया तो वो नागन की मानत बल खाती खा कर रह गई थी। जो तुम्हारी बड़ी बहन दानीन है। वज़ीर खानज़ादा अपने बेटे का तारुफ करवाने लगे तो वो वालाहाना अंदाज में दानीन से मिलता उसका सर चूम गया था जबकि वो उसके भाई वाले अंदाज की मोहब्बत महसूस करती पहले हैरान हुई फिर मुस्कुराती थी। निगार बेगम का बेटा कम से कम उन पर नहीं गया था, उसे रिश्तों के पास था। आप तो पिक्चर से ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके बेसाख्ता कहने पर वो फिर से हैरानी से उसे देखने लगी थी। कौन सी पिक्चर्स? उसने हैरानी को ज़ुबान दी थी। डैड के पास आपकी पिक्चर्स की पूरी एक एल्बम है। वो अक्सर स्टडी में बैठकर उसे देखा करते थे तो मैं भी उनके साथ ही बैठ जाया करता था। नुमेर खानज़ादा के इस किए गए इंकिशाफ पर वो साकत सी रह गई थी और इस दौरान वज़ीर साहब वापस पलट गए थे।
चुके थे और उनके पास बस तारीफ करवाने की नीयत से शायद आए थे। डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं आप भी, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से कभी ये बात आपसे कहेंगे नहीं। दनीन की नज़रों के ताक़ुब में अपने डैड को देखता नुमैर ये बात कहे बगैर नहीं रह सका था। वो अपनी माँ और बहन से कतई मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक था और ये बात ज़ाहिर भी थी कि डैड मम्मी से हमेशा ब्लैकमेल होते आपसे दूर रहे। ये बात उन्हें हमेशा गिल्ट में मुब्तला किए रखती थी। शायद यही वजह थी कि वो आपसे कतराते हैं और सच जाने उसकी वजह उनकी शर्मिंदगी और एहसास जुर्म है। मैं गवाह हूँ उनके एहसास का। वो अक्सर और बेशतर आपको याद करते मेरे सामने रोया करते थे। मम्मी ने डैड को धमकी दी थी कि अगर वो पलट कर आपके पास गए तो वो आपको अपने पास बुलाया तो वो खुद भी जहर खा लेंगे और बच्चों को भी जहर दे देंगे, और इसी वजह से डैड वापस कभी पलट कर नहीं आए। बस इसी वो की वजह से वो आपको खुद से दूर कर गए। हाँ, उन्हें ये इत्मीनान था कि वो आप यहाँ खुश हैं, और दूसरा अगर आप हमारे साथ रहती तो शायद मेरी मम्मी की फितरत ऐसी थी कि आप कभी हमारे साथ खुश नहीं रह पाती। डैड कभी आपको ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। 6 माह पहले बाबा का मेजर हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से मम्मी कुछ नरम पड़ी और बाबा के साथ पाकिस्तान चली गई। प्लीज़ अगर हो सके तो डैड को माफ़ कर देना, वो बस मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े हुए इंसान है। नुमैर की सारी बातें उसके सामने रखने के बाद आज से गुजारिश करते उसके सर पर हाथ रखकर और अपनी मम्मी की जाने पड़ गया था, जो हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। नुमैर के जाने के बाद उसने पलटकर वज़ीर खानज़ादा को देखा था। उसने सुना और देखा था कि औरत मजबूर कर दी जाती है, लेकिन आज उसने जाना कि मर्द भी मजबूर हो जाते हैं। अपने बाबा की हालत के बारे में जानकर उसका दिल भर आया था। वो तेज़ी से घर के अंदरूनी हिस्से की जाने पड़ी थी। अरहाम जो सबसे मिला रहा था, लेकिन उसकी सारी तवज्जो को मरकज़ बस एक दनीन की ही ज़ात थी। उसे घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब तेज़ी से बढ़ता देखकर वो फिक्रमंदी से नुमैर से एक्सक्यूज़ करता खुद उसके पीछे चल दिया था। सैरिश ने यह मंजर सुलगती आंखों से देखा था और टोनी को इशारा किया कि वह ऐसे किसी मौके की तलाश में थी जो उसे मिल गया था। पार्टी में एक बड़ी स्क्रीन भी नस्ब थी, जिसमें ड्रोन कैमरे की बदौलत चलती पार्टी के मनाजिर दिखाए जा रहे थे। टोनी के इशारा करने पर ड्रोन कैमरे वहां से हरकत करता हुआ अंदर की जानिब बढ़ने लगे। क्या हुआ दनीन, क्या हुआ है? दनीन मुकाबिल उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो उठा था, जबकि वो सहारा पाते उसके कुशादा सीने से सर रखते अपने दिल का बोझ कम करती गई थी। मैंने कभी खुद को बाबा की तरफ रख कर सोचा ही नहीं। मैंने उन्हें बेहद समझती रही और हाँ, लेकिन वो बेचारे तो मजबूर थे। उन्हें मेरे साथ ज़्यादती का इतना गिल्ट रहा कि उनका दिल बंद होते होते बचा, और मैंने क्या किया? बस उनसे नफरत करती रही, कभी उनकी मजबूरी समझ ही नहीं पाई। बोझल गम से चूर लहजे में बोलते उसने अपना चेहरा उठाकर अरहाम को देखा तो उसने झुककर उसके माथे पर प्यार दिया था। ये सब कुछ अच्छा, बस खुद को हल्का करने की ज़रूरत है। वो शर्मिंदगी की वजह से तुमसे मिल नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम उनसे मिल लेना और बस अपना मूड दुरुस्त करो, बस फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़, मगर प्लीज़ अब रोकर परेशान होकर खुद को हल्का मत करो। और उसके गिर्द हिसार मजबूत करते हुए उसने एक मरतबा फिर झुककर दनीन का सर चूमा था, जबकि बाहर स्क्रीन पर नजर आता ये मंजर देखकर कोई साकत खड़ा था। जब इस सैरिश जोर जोर से तालियां बजाती आगे को आई थी। इस दिन डैड आप मुझ पर बरहम हो रहे थे ना, और मैंने आपकी प्यारी दनीन के किरदार पर बात की थी, तो आज देख लें अपनी लाडली की हरकतें किस तरह वो बेशर्मी के रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। अपने ही गज़ल के साथ मिलकर सबकी नज़रों में धूल चूमती याशी करती फिर रही है, और आप मुझे बुरा भला बोल रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। अब देख लें अपनी आंखों से उसके काले करतूत। वो अभी मजीद कुछ और बोलती एकदम ही वहाँ पर आती दनीन ने उसका रुख अपनी जानिब किया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। हालांकि अरहाम तो इस लड़की को गला दबा देना चाहता था, लेकिन दनीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था और खुद आगे बढ़ी थी। तुम जितनी घटिया हो, तुम्हारी सोच इससे कई गुना ज़्यादा घटिया है। अरहाम मुझे प्यार करे या मैं, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो मेरे शोहर और मैं उनकी बीवी हूँ। और जिसको तुम ये मनाजिर दिखाकर मुझ पर कीचड़ उछालना चाह रही थी, वो सब हमारी शादी में मौजूद हमारे निकाह के गवाह हैं। तो मेरे ऊपर फेंका सारा कीचड़ अब तुम्हारे चेहरे को स्याह दिखा रहा है, जिसमें तुम्हारी शक्ल सिर्फ भयानक की नजर आ रही है। इसे बुरी तरह से पीछे धकेलती वो सुन खड़ी निगार बेगम की जानिब पलटी थी। आप सारी ज़िंदगी मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती रही ताकि मैं उनसे दूर रहूं, लेकिन जो बेटी आपकी अपनी आपके पास थी उसकी तरबियत तक ढंग से नहीं कर सकी। वैसे इस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं, आपकी बदफितरती शामिल है इसके खून में। अच्छे से अपना हिसाब वाक करती वो अपने बाबा की समत बड़ी ही थी कि वो अपना दिल पकड़ते एकदम को पीछे को गिरने लगे थे। तो वो तो पर वक्त नुमैर ने लपकर उन्हें संभाल कर की कई चीखें लबों से एक साथ आज़ाद हुई थी, जिसमें सबसे ऊंची चीख भरी पुकार दनीन की थी। हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में टोनी सैरिश को
छोड़कर सब मौजूद थे। निगार बेगम उसे घर पर छोड़ आई थी। हालांकि वो आना चाहती भी थी लेकिन नहीं। मगर नुमेर उन्होंने सख्ती से साथ लाने से मना कर दिया था। तनीन अरहम के गले लगी रोई जा रही थी और उसने लिबास बदल लिया था। गुलनार बेगम खुद भी घर से लिबास बदल कर उसके दूसरे कपड़े ले आई थी जो उसने हॉस्पिटल में ही चेंज कर लिए थे। वो ग्रे कलर के ट्राउजर शर्ट में मलबूस सर पर दुपट्टा लिए अरहम के सीने से लगी रोई जा रही थी। गलत फहमी की धुंध छटी और उसके बाबा उससे दूर हो रहे थे। उसका दिल गोया फटा जा रहा था, जबकि अरहम मुसलसल उसके दिलजोई में लगा उसे संभाल रहा था। तो वो वही दूसरी तरफ नुमेर से भी परेशान सा अपने बेहाल माँ को संभाल रहा था जो अपने अमाल के सबब ढाल सी हो रही थी। शायद उन्हें भी अपनी संगदिली का एहसास हो गया था, लेकिन उस वक्त जब उनका साहिबान उनसे छिनने के दर पर था। इस दौरान गुलनार बेगम किला मुसलसल विरत करते अपने भाई की सलामती की दुआ मांग रही थी। कई कर्ब अमेज घड़ियों के बाद आईसीयू का डोर खुला और डॉक्टर उनकी जानिब आया था। इनकी कंडीशन अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन कल तक हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आप में बस एक फ़र्द उनसे मिल सकता है, मगर ध्यान रहे कि पेशेंट ज़्यादा बात नहीं करे। वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में सारी बातें उन्हें समझाते नर्स के हमरा वहाँ से निकलते चले गए। तो नमेर ने अरहम को इशारे से तनीम को अंदर भेजने का कहा था। तुम जाओ मामू से मिल लो, मगर प्लीज़ रोकर उन्हें परेशान मत करना। उसका सर चूम कर उसे प्यार से समझाते हुए उसे डोर धकेल कर अंदर की जानिब भेज चुका था। अपने बाबा को यूं बेहाल अपने सामने देखकर उसे फिर से रोने आना लगा था, लेकिन वो खुद को संभालती बेड के करीब आकर ठहरती हल्का सा झुकी थी। बाबा नरमी से उन्हें पुकारते ही उसने झुककर उनका माथा चुमा था और उन्होंने होश गंवाने से पहले ही यही पुकार सुनी थी। और अब होश में आने पर भी उसी पुकार ने उन्हें अपनी भारी होती हुई आंखें खोलने पर मजबूर किया था। मेरी बेटी उनकी वो मुश्किल लब ही लेते कि वो झट उन्हें बोलने से मना कर गई थी। आपने बात नहीं करनी है, तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। वैसे मैं आपसे शदीद वाला नाराज़ हूँ। आप मेरे पास आते ही इतने बीमार हो गए। अभी तो हमने ढेरों वक्त एक साथ गुजारना था, खूब बातें करनी थी। मुझे नहीं पता आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारें और आपकी मिसिस को जला बना सकें। न रूठेपन से कहती हुई वो उन्हें इस पल वो छोटी सी ज़िद्दी तनीन ही लगी थी जो उनकी ज़िंदगी का महवर थी। जबकि वो खुद उनकी बातें सुनते धीमे से मुस्कुरा रहे थे। अब लग रहा है कि मेरे बाबा ठीक हो गए हैं, बस डॉक्टर के सामने ऐसा ही हंस कर दिखाना है आपने, ताकि आप वो जल्दी से आपको छोड़ दें, वरना बिल बढ़ाने के चक्कर में वो आपको रोक के रखेंगे। उसका ज़हन बटाने के लिए और फूल बातें करती हुई उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर करती जा रही थी, जबकि शीशे की इस जानिब खड़ा अरहम अब आनज़दा अपनी तनीर को वारहाना अंदाज नज़रों से देख रहा था। सच में वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की थी। कुछ वक्त के बाद जल्दी करो भाई, तुम्हारी एंट्री होने वाली है अरहम भाई के साथ और तुम्हारी तैयारी ख़त्म ही नहीं हो रही। सैरिश के प्यार से डिपटने पर तनीन ने उसे आंखें दिखाई थी। अच्छा सॉरी ना, एक तो तुम्हें देख बड़ी बार वाली फीलिंग ही नहीं आती, इतनी नाजुक और छोटी सी लगती है मुझसे। उसे झट अपने दांतों की नुमाइश करते हुए उसकी बिंदिया को दुरुस्त किया था। तुम पहली लड़की हो जो किसी दूसरी लड़की को झूठा बता रही थी। और सैरिश इस सदी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। अपना हैवी लहंगा संभाल ले। वो हंसकर सैरिश का बड़ा हुआ हाथ थाम कर उठ नहीं लगी थी कि मेरे भी ड्रेसिंग रूम में चला आया था। सुर्ख नारी लहंगे में मशरकी दुल्हन का रूप लिए वो बुला के हंसी लग रही थी। नुमैर ने बेसाख्ता अपनी जेब से कई नोट निकाल कर उसके सर पर मारते हुए वहीं टेबल पर रख दिए, तो वहीं खड़ी मुलाजमा ने झट से पैसे उठा लिए। नुमैर ने झुककर उसका सर चुमा और उसे मोहब्बत से थाम कर बाहर की तरफ निकल आया, जबकि सैरिश ने पीछे से उसके लहंगा से मार रखा था। उसके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते ही वहाँ मौजूद निगार बेगम ने माशाल्लाह कहते हुए नोट उससे मारे थे, जबकि वज़ीर साहब नाम आंखों से आगे बढ़े और उसे अपने सीने से लगा के आज तनीन हंसदा की ऑफिशियली रुखसती थी। तनीन के पेपर्स के बाद अरहम ने थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं किया था। वो बस उसे अपने पास अपने करीब तक चाहता था। बस इसी वजह से आज उसकी वाह रुखसती प्लस फिल्मा था। निगार बेगम और सैरिश ने जब तनीन से माफ़ी मांगी थी तो उसने भी खुले दिल का मुजाहरा करते हुए बाबा के हाथ उनको माफ़ कर दिया था, जिसके बाद उसके बाबा मज़ीद खुश रहने लगे थे और उसे भी अपने बाबा की खुशी हर हाल में अजीज़ थी। आधे रास्ते वो अपने बाबा और भाई के साथ हरामा हरामा नजरें चुकाई चली आई थी, लेकिन आधे रास्ते में उसके बाबा उसका मेहंदी की खुशबू से महकता हुआ हाथ ब्लैक टैक्स 2 में मलबूस शहजादों की तरह सी आन बान वाले अरहम खानजादा के हाथ में दिया तो हर जानिब से उनके ऊपर फूलों की बरसात सी होने लगी थी और साथ ही तालियों का एक शोर सा उठा था। आई लव यू पूरी शिद्दत से दिल की बात कहते हुए अरहम खानजादा ने झुककर तरीन का माथा चुमा था। आई लव यू टू जवाबन वो हया से लबरेज लहजे में बोलती उसके हम कदम हुई थी, तो वहीं उसकी फूफा और फूफा खड़े बाकी फैमिली के साथ उन दोनों को अपनी दुआ के एहसार में ले चुके थे। लिसर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है नेक्स्ट नावल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।